ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये रहने वाला है वीडियो पार्ट नंबर 3। बुक रहेगी हमारी, जो सोर्स है रमेश सिंह। और अभी तक हम क्या कर चुके हैं, इन्फ्लेशन वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 कर चुके हैं। इन्फ्लेशन टाइप्स क्या क्या हैं वो सब कर चुके हैं। देखिए अभी इससे पहले कि उसमें हमने कुछ नोट्स के फॉर्म में भी किया था। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख ले, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ये क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं ये देख लें, ताकि उनको तभी समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपने पुरानी वीडियो देखी है, यानी कि पार्ट नंबर 2 देखा हुआ है। ओके, क्योंकि पार्ट नंबर 3 में हम इसी के बारे में बात करेंगे, फिलिप्स कर्व, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स की। और जो सबसे बड़ा ब्रॉड टर्म है वो है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आज का जो मेजर बेसिक टॉपिक रहने वाला है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और ये सिर्फ हम एक ही इसका जो है एक ही कैटेगरी को नहीं जानेंगे, बल्कि इसमें हम टोटल 18 से ज़्यादा कैटेगरी को जानेंगे कि अगर महंगाई बढ़ती है तो एक्सचेंज, एक्सपोर्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड, इकोनॉमी, वेजेस, ट्रेड में ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हम WPI CPI पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर जो है ख़त्म करेंगे। ओके, तो आज का ये हमारा इन्फ्लेशन वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर है रमेश सिंह में वो है बिजनेस साइकिल, जिसमें रिसेशन है। इन सब जो अभी कोविड-19 के बारे में, बहुत बार कोविड-19 जब हुआ था तब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी, रिसेशन वगैरह ऐसे टर्म्स यूज़ हुए थे, वो हम बिजनेस साइकिल में करेंगे। ठीक है, आज का मेजर टॉपिक रहेगा हमारा प्रीलिम्स के लिए फिलिप्स कर्व और इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, बट विदाउट मूविंग फर्दर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं @PR पब्लिकेशन, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अब PR पब्लिकेशन में है क्या, सिंपल सी बात है, ये हमारा जो है प्राइमरी चैनल है, जहाँ पर आपको द हिंदू का एनालिसिस, सुपर 50 बैच और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर कवर आपको मिल जाती हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत इसमें हमने करवाई हुई हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर UPSC मेंस का डेली के बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया जाता है, लाइव आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन भी होता है। ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट आप चाहते हैं UPSC प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक अफोर्डेबल प्राइसेस में अपनी तैयारी करना, तो हमारे कुछ 3 प्लान हैं। ईयरली प्लान है 499 रुपीज़ का, जिसमें पूरे 1 साल तक द हिंदू के नोट्स हम देते हैं। द हिंदू के नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर टाइप कीजिए PR पब्लिकेशन डेली द हिंदू एनालिसिस, आप टाइप करेंगे तो आप खुद देख के समझ जाएंगे कि वो एनालिसिस कैसा रहता है। जिसमें ईयरली प्लान में क्लास 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के, यानी कि 5 सब्जेक्ट के 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं। डेली आंसर राइटिंग और फ़ोन गाइडेंस मिलती है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है। दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लान, जिसमें NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज होता है, प्लस प्रीवियस ईयर की आपको MCQ बेस्ड टेस्ट सीरीज मिल जाती है सिर्फ 499 रुपीज़ में। और हमारा जो सुपर 50 का प्लान है, जो अभी हम इकोनॉमिक्स की वीडियो बना रहे हैं, वैसे ही सभी सब्जेक्ट की वीडियोस और सभी जो है रेफरेंस बुक की वीडियोस आपको सुपर 50 बैच में मिल जाएंगी। ठीक है, आपको सेम नंबर पे जो कॉल करना है गूगल पे या फ़ोन पे 7505134891, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, और सुपर 50 के बैच में आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं अपने आज के डिस्कशन की, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व एक प्रीलिम्स वाला टॉपिक है, जहां पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फिलिप्स कर्व विथ रिस्पेक्ट टू फिलिप्स कर्व चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जैसा मैंने बोला, इकोनॉमिक्स में हमें पूरा चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी तो करनी है नहीं, हमें सिर्फ बेसिक जनरल इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले बता दूं, फिलिप्स कर्व इकोनॉमी का एक टर्म है, और ये बताता है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप। महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी में लोगों के पास जॉब नहीं होना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, सबसे पहला तो यही समझ लो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब रिलेशनशिप बताता है तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या है फिर, तो मैं बहुत सिंपल सी बात करूँगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, आपने ये जब 10th तक पढ़ा होगा, हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज़ें देखने को मिली होगी। x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x अगर 100 हो रहा है, चलो x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 50 है सपोज, ठीक है। अब x की वैल्यू सपोज 50 हो जाती है तो y की वैल्यू
एक्स की वैल्यू अगर 150 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एक चीज़ बढ़ रहा है, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। बहुत सिंपल सा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये फिलिप्स कर्व सजेस्ट करता है लोअर द इन्फ्लेशन, यानी कि अगर महंगाई कम होती है, देखो लोअर द इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि यार महंगाई कम हो रही, मतलब ये नहीं हो सकता कि डिफ्लेशन नहीं हो रहा, ठीक है। डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस कम नहीं हो रहे, इन्फ्लेशन है। देखो इन्फ्लेशन टर्म ही, इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है, प्राइस राइज होना, बट उतना ज़्यादा प्राइस राइज नहीं हो रहा, ठीक है। इन्फ्लेशन है, महंगाई है बट कम है। लोअर द इन्फ्लेशन हायर द अनएम्प्लॉयमेंट, कम अगर इन्फ्लेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखना। और वैसे ही हायर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी कि रोजगार लोगों को मिलेगा। ओके, अब आप कहेंगे यार इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगा, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन कब होता है, जब मैं कहूँगा डिमांड लोगों के पास बढ़ने लग जाती है। ओके, डिमांड लोगों के पास बढ़ने लग जाती है, उसके बैक एंड में सप्लाई नहीं होती है, तो उसके बेसिस पे महंगाई बढ़ जाती है। अब क्या होता है, बैक एंड में क्या चलता है, जो सरकार होती है स्पेंड करना शुरू करती है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती है ताकि सप्लाई भी पहुंच सके, ठीक है। लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देते हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्री में और ज़्यादा काम शुरू करने लग जाते हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो फैक्ट्री में क्या होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। तो एक्चुअल में यही होता है कि यार महंगाई बढ़ रही है तो बैक एंड में फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा तो लोगों को जॉब चाहिए होगी, लोगों को प्रोडक्शन के लिए यार ज़्यादा जैम बनाने हैं सेब से, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए होंगे जो मशीन को ऑपरेट कर सकें। तो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें अनएम्प्लॉयमेंट ना बोल के एम्प्लॉयमेंट बोल दिया, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में, मतलब कम समय में, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हम देखें इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि महंगाई ज़्यादा होगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा बट शॉर्ट रन टाइम के लिए, बट अगर लंबे समय में लॉन्ग रन टाइम में देखें तो जो है एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कहूँगा आप सेकंड वीडियो देखिए, आप पूरी तरह समझ जाएंगे जिसमें इन्फ्लेशन मैंने बताया है, बाकी यहाँ पर भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब जब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ेंगे ना तो मैं फिलिप्स कर्व का मेंशन करूँगा तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब बात ये आती है, सब लोग फिलिप्स कर्व कह लेते हैं बट यूपीएससी कभी कभी पूछता है फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था आपको अल्बान विलियम हाउसएगो फिलिप्स ने 1914 से 1975, ठीक है। किसने दिया था, अल्बान विलियम हाउसएगो फिलिप्स ने। ओके नाउ अब आप फिलिप्स कर्व समझ चुके होंगे। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, सब लोगों को लग रहा होगा 499 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, ठीक है। मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया था, तो जो हमारा 499 रुपीज़ वाला प्लान है, ईयरली प्लान है, और उसको बहुत हद तक ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया जाता है, अफोर्डेबल प्राइस है 1 साल के लिए। तो आपको ईयरली प्लान में इन तीनों ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। देखिए प्राइवेट करंट नोट्स हैं जहाँ पर आपको डेली के बेसिस पे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, और डेली के बेसिस पे, डेली द हिंदू के बेसिस पे आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से नोट्स हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 21 जनवरी जैसे, तो यहाँ पर ये बताया गया है, देखिए जैसे NIA वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर प्राइवेट स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो 21 जनवरी के आपको द हिंदू के नोट्स मिल जाएंगे और 21 जनवरी का हाईलाइटेड न्यूज़पेपर भी मिल जाएगा। तो वैसे ही डेली के बेसिस पर 20 जनवरी 30 जनवरी मंथली मैगजीन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो वही है ईयरली प्लान। नाउ बिना बात में भटके हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि मैंने DND में डाल दिया है, ठीक है। वो अभी सडन से आ गया था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ओके, अब बात आती है फिलिप्स कर्व की। आई थिंक आपको रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में पता चल गया है। कॉन्सेप्ट दिया था अल्बान विलियम हाउसएगो फिलिप्स ने। ओके,
नाउ अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं फिलिप्स कर्व के साथ साथ, हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज ओनली शॉर्ट टर्म। ठीक है, देखो ये अभी शॉर्ट टर्म वाला अगर सोचोगे तो ये मैं जब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाऊँगा तब हम इसको करेंगे। ठीक है, कि इन्फ्लेशन का जॉब में या रोज़गार में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम तब करेंगे। ठीक है, बट एक बार मैं ये बता देता हूँ नेचुरल रेट क्या होता है। नेचुरल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब हमारी इकोनॉमी है अच्छे से चल रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरी जितना जीडीपी उसकी बननी चाहिए उतनी है। अब उस दौरान जो नेचुरल रेट से अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, हम कहते हैं बेरोजगारी घटती है या बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी को कहते हैं नेचुरल रेट। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यानी कि जब हमारी जो इकोनॉमी है फुल पोटेंशियल में होती है, अपनी अच्छे से वर्क कर रही होती है, तो उस दौरान जो बेरोजगारी आती है तो उसी को कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बट हमारा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अभी भूल जाओ, अभी हम सिर्फ फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट में हैं, और फिलिप्स कर्व जब भी आता है तो इन्वर्सली याद रखना, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब उसका एक और टर्म है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, NAIRU। बहुत सिंपल सा टर्म है, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कभी पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू नेहरू, NAIRU, इसका मतलब क्या है। नेहरू इज़ द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट एनी अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन रेट। बहुत सिंपल सी बात है कि अब कहने का मतलब जब महंगाई बढ़ जाती है तो नेहरू क्या होता है, सबसे कम लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है जो एक इकॉनमी सर्वाइव कर सकती है। मतलब उसके बाद जब और बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो मे बी क्रैश हो सकती है इकॉनमी, बट नेहरू का मतलब यही होता है कि नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट एन इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट एनी अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब क्या होती है, सबसे कम बेरोजगारी, मतलब एक इन्फ्लेशन रेट अब स्टेबल हो चुका है। सपोज मान के चलो 23% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, उस 23% मतलब वो लास्ट रेट है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, जब एक हमारी बेरोजगारी दर सस्टेन करती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसको कहते हैं नेहरू। ठीक है, अब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और अलग अलग जो डायमेंशन के बेसिस पर हमें सोचना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको लेक्चर 2 में भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है। ओके, एक ऐसी सिचुएशन often deliberately brought by the government to reduce unemployment and increase demand by going for higher level of economic growth। बहुत सिंपल सी बात है। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि हमें अब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हमें बेरोजगारी ख़त्म करनी है, अब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो इसके बेसिस पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के बेसिस पर भारत सरकार क्या करेगी, फिर सिंपल सी बात है, बहुत जगह पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, यानी कि डैम बनाना शुरू कर देगी, रोड बनाना, सड़कें बनाना, ये शुरू कर देगी हमारी भारत सरकार। अब सड़कें बनाएगी तो लोगों को तो रोज़गार मिलेगा, है ना। टैक्स कट है, टैक्स कट कर रही हैं, चाहे इनडायरेक्ट है डायरेक्ट टैक्स हैं उस पर थोड़ा सा छूट दे रही हैं। इंटरेस्ट रेट कट है, इंटरेस्ट रेट जो पहले 12% था, अब बैंक वाले कह रहे हैं कि हम आपको आइए 3% के इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे देंगे। 3% कितना ज़्यादा कम होगा, सोचो। सभी लोग बैंक दौड़े दौड़े जाएंगे, और बैंक जाएंगे तो अपना अपना स्टार्टअप है, अपना सेटअप है, जो भी गन्ने की मशीन है जो रूरल एरियाज़ में, वो सेटअप करने लगेंगे। तो उसी को कहते हैं, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं रिफ्लेशन। ओके, रिफ्लेशन का मतलब क्या हो जाता है फिर, रिफ्लेशन का मतलब होता है कि हमारी जो बेरोजगारी की दर है, रिफ्लेशन का मतलब ही ये होता है बेरोजगारी की दर कम होना। तो एक्चुअल में रिफ्लेशन एक सिचुएशन आती है जहां पर सरकार स्पेंड करना शुरू कर देती है ताकि बेरोजगारी को कम किया जाए। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, आगे कुछ और चीज़ें दी गई हैं। रिफ्लेशन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल व्हेन द इकोनॉमी इज क्रॉसिंग थ्रू द साइकिल ऑफ रिसेशन। जैसे मैंने बोला कि रिसेशन चल रहा है, लो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको भी ऐसे भी समझ सकते हो कि यार डिमांड कम है, महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं है। महंगाई ज़्यादा नहीं होने का मतलब यार डिमांड ही नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। एक होता है
डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है अचानक से, पर डिमांड कम है, मतलब आप डिमांड कम है का मतलब समझ रहे हो कि यानी कि अब बहुत सारे जो लोग हैं वो बाइक खरीदना नहीं चाह रहे हैं, तो बैक एंड में क्या होगा, जो बाइक वाला मैन्युफैक्चरर है वो बाइक बनाना बंद कर देगा, तो उससे एक साइकिल ऐसी चलेगी, फिर पूरी इकोनॉमी में डिमांड कम होगी और रिसेशन आने लगेगा और बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। एट द एंड कॉन्सेप्ट यही समझना है कि रिफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, उसको कम करने की जो कंडीशन आती है उसे रिफ्लेशन कहते हैं। आई थिंक मैंने आपको इसमें पूरा समझा दिया है। ओके, और देखिए और आगे क्या है, गवर्नमेंट टेक्स सम इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैंने बोला फ्रॉम रिसेशन सर्टेन गुड्स सी सडन एंड टेम्पररी इंक्रीज इन देयर प्राइसेस। अब क्या होगा कि डिसीजन टू रिवाइव द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन, अब रिसेशन को कम होने से डिमांड जो है बहुत कम हो रही है, अब उसी को जो है रिवाइव करने के लिए सर्टेन गुड्स सी सडन एंड टेम्परेरी इंक्रीज इन देयर प्राइसेस, सच प्राइसेस राइज इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेशन। ठीक है, आई थिंक आपको दो कॉन्सेप्ट में अब रिफ्लेशन के समझा देता हूँ। ठीक है, ओके नाउ पहला है, देखो रिफ्लेशन का अच्छे से समझना, मतलब रिफ्लेशन का पहला है कि अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी किसी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा पॉलिसी अपनाती है। दूसरा, अब इस पॉलिसी को अपनाने समय क्या होता है, सरकार खर्चा करेगी, बैंक जो रेट हैं वो कम होंगे, 3% रेट हो जाएंगे, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, बैंक में दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अब बैंक में दौड़े दौड़े चले जाएंगे तो सभी के पास पैसा आना शुरू कर देगा, पैसा आना सभी के पास शुरू हो जाएगा, तो एट द एंड सप्लाई तो सेम है ना, तो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जिसके सडन अचानक से प्राइस और टेम्पररी प्राइस बढ़ जाएंगे, तो उसी हल्के से प्राइस को बढ़ने को रिफ्लेशन कहते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे यार डिमांड रिसेशन आया है तो प्राइस कैसे बढ़ जा रहा है, तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा इंटरेस्ट रेट कट होगा। एक डायमेंशन ये समझो, इंटरेस्ट रेट कम है तो 5 बंदे हैं वो बैंक के पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं, किसी कंट्री में 5 ही लोग रहते हैं, सपोज 4 लोग, तो वो बैंक के पास बैंक ने अचानक से रुपए कम कर दिए थे, अब सब लोगों ने बैंक से लोन ले लिया है, अब सबके पास 1,000 रुपये हैं, तो सिंपल सी बात है सभी लोग प्याज खरीदने जाएंगे, तो अचानक से प्याज की जो वैल्यू है ना उसके प्राइस में हल्का सा सडन इंक्रीमेंट हो जाएगा और टेम्पररी चेंज हो जाएगा, तो उसी सडन राइस को किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक गुड्स के सडन प्राइस बढ़ जाना और सडन प्राइस बढ़ जाना तो उसी को, और टेम्पररी प्राइस बढ़ जाना उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेशन कहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आई थिंक रिफ्लेशन से प्रीलिम्स के लिए तो आप समझ चुके होंगे कि क्या हमें पढ़ना है रिफ्लेशन में। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब क्या करती है भारत सरकार, क्या करती है, ठीक है, उससे पहले भी कुछ है नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है स्टैगफ्लेशन। अब ये क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ। स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर एट हायर लेवल। बहुत सिंपल है, जब देखो यहाँ पर क्या था, रिसेशन आने वाली थी, रिफ्लेशन में थोड़ा सा हमें रिसेशन देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है, डिमांड भी कम है और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेशन में देखो इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बट इस सिचुएशन में स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, देखो एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन लेवल भी हायर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो दर है वो भी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? यस, 1970 के दौरान यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी में ये देखने को मिला था। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी दर है वो 6% हो चुकी थी और महंगाई की दर 7% हो चुकी थी, मतलब दोनों पैरेलली आगे आगे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अब देखो अगर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो बताई, तो इसी को हम किससे डिराइव कर सकते हैं, फिलिप्स कर्व से। तो एक तरह से हमने लिंक बना दिया कि जहाँ पर भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, कहीं ना कहीं हम उस इक्वेशन को फिलिप्स कर्व से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहेंगे। ओके, नाउ अब बात करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। अब ये भी होता है कि यार इकोनॉमी अच्छे से चलानी है, सरकार अच्छे से चलानी है,
तो हमारी जो सेंट्रल बैंक है, हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये लोग टारगेट बनाते हैं कि यार इन्फ्लेशन 2 से लेके 2 ± 4, ठीक है, या 4 ± 2 हो सकता है, यानी कि 2 से लेके 6% तक का हो सकता है इन्फ्लेशन। 2 से कम नहीं जाना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अभी कोविड-19 के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जब कोरोना वायरस चल रहा था, इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारी सेंट्रल बैंक करती है। भारत ने फॉर्मली अगर मैं बात करूं, ऑफिशियली फरवरी 2015 से इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू कर दी थी, जहां पर एक सरकार के बीच में और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक जो है एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पर सरकार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि यार आप लोगों को महंगाई कंट्रोल में रखनी है। इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। बहुत सिंपल है। अगर कभी पूछा जाए प्रीलिम्स में कि एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के किसके बीच में एग्रीमेंट है, तो ये सरकार के बीच में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में है। ओके, वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्राइमरीली मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। अब इस एग्रीमेंट का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो है कि यार प्राइस कंट्रोल रखना, ना ही ज़्यादा महंगा होना चाहिए ना ही ज़्यादा सस्ता होना चाहिए। अब आप कहोगे यार ज़्यादा महंगा है चलेगा, ज़्यादा सस्ता क्यों नहीं चलेगा? मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि जो मैन्युफैक्चरर होता है यार, अगर वो 100 रुपये की कोई चीज़ बना रहा है, अगर सस्ता हो जाती है, 80 रुपये अगर उसको मिल रहे हैं, तो क्या अगली बार से वो बाइक बनाना चाहेगा? वो बाइक बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो सिंपल सी बात है, बाइक नहीं बनाएगा तो पूरी इकोनॉमी ही रिसेशन में चले जाएगी। तो कहने का मतलब, ना ही ज़्यादा महंगाई अच्छी है ना ही कम महंगाई अच्छी है। ओके, तो इसके चलते हुए अब हमने कहा यार इन्फ्लेशन टारगेट है, तो एक जरिया तो होना चाहिए कि यार हम महंगाई किससे मेज़र करेंगे। तो आरबीआई ने सीपीआई इन्फ्लेशन जो है जनवरी 2016 से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वैसे तो आरबीआई ने 2014 में अडॉप्ट कर लिया था, 2014 में सीपीआई को, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब महंगाई वाला जो चीज़ होती है ना, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट आई थिंक जो हमारे द हिंदू एनालिसिस को डेली फॉलो करते हैं उनको तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में आप कुछ आई थिंक उतना पंगे होंगे नहीं कि यार मुझे समझना है, समझ नहीं पा रहा हूँ, वो पंगे नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, अब जैसे मैंने बोला टारगेटिंग क्या है, फिर इन्फ्लेशन की टारगेट क्या है? मैं कहूँगा सीपीआई एक यूनिट है महंगाई को मापने के लिए, पर टारगेट क्या है? 4 ± 2। जैसे मैंने बोला 2 से लेकर 6% के बीच में एक हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं। ओके, तो आरबीआई पब्लिश करती है ऑपरेटिंग टारगेट और इस्टेब्लिश करती है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि जो टारगेट को अचीव किया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एवरी 6 मंथ आरबीआई टू पब्लिश ए डॉक्यूमेंट, जिसमें हर एक 6 महीने में आरबीआई एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है जिसमें इन्फ्लेशन का सोर्स बताया जाता है कि यार महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन को फोरकास्ट किया जाता है स्प्रेड में कि कितना इन्फ्लेशन हो सकता है। ओके, उसके बाद आरबीआई शेल हैव बीन फेल टू मीट द टारगेट इफ़ इन्फ्लेशन इज़, आरबीआई अपने टारगेट को अचीव नहीं करेगी, कर पाएगी जब हम कहेंगे कि यार 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, या 2% से कम हो गई। जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है, अगर आरबीआई फेल हो जाती है, ओके, अभी अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को जो उसकी यार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आरबीआई को काम दिया है, अभी हमने एग्रीमेंट पढ़ा था, है ना, तो उसके चक्कर में जो आरबीआई है रिपोर्ट किसको देती है? फिर सरकार को देती है। उस रिपोर्ट में क्या है? कारण बताया जाता है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार को बताती है कि यार इस वजह से हम इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उसके रेमेडियल एक्शन क्या हो सकते हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, टाइम पीरियड क्या एस्टिमेट टाइम पीरियड है जहां पर टारगेट को अचीव किया जा सकता है, ये हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सरकार को हमेशा बताते रहती है। ओके, नाउ एक और चीज़ है, एक उर्जित पटेल की कमेटी सेटअप की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर पूछा जाएगा कि उर्जित पटेल जो हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमेटी सेटअप की गई थी वो किस पे की गई थी? वो की थी मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है। 2014 में भी उन्होंने सिमिलर एडवाइस दी थी। अब जब ये एडवाइस दी गई, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की गई, यार इन्फ्लेशन अचीव करना है वगैरह वगैरह, अब भारत आ चुका है हमारे ऐसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्रीज़ के ग्रुप में।
जैसे अमेरिका है, यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है और न्यूजीलैंड विच वेंट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पर प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो, मैंने कहा कि हर एक जो कंट्री है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करती है कि यार हमें टारगेट सेट करना है। भारत का टारगेट क्या है? 2 से लेकर 6% तक। तो भारत ने भी इन कंट्री को ज्वाइन कर लिया। यूएसए, यूके, यूरोपियन में पहले से चलती आई हैं, बट पहली कंट्री कौन सी थी? अगर किसी से बात करनी है या कभी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाए तो पहली कंट्री थी न्यूजीलैंड, ठीक है, जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी पहली बार 1989 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में पढ़ते हैं स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। Skewedness of inflation in India in the early month of 2010 was obvious from the fact that food prices inflation crossed the 20% mark in multiple months, whereas wholesale inflation never once crossed 11%. अब स्क्यूफ्लेशन में बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है कि एक कॉमोडिटी के प्राइस तो बढ़ते हैं बट रेस्ट ऑफ जो कॉमोडिटी है उसके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन 20% से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि जो फूड आर्टिकल वाली कॉमोडिटीज़ हैं उनमें महंगाई बढ़ रही है। बट अगर मैं बोलूँगा वेरेज होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर हर एक कॉमोडिटी इंक्लूड की जा रही है, उसका जो इन्फ्लेशन हर चीज़ को, होलसेल का मतलब होता है हर एक कॉमोडिटी का एवरेज निकाला जाता है कि पूरी होलसेल WPI इन्फ्लेशन में महंगाई कितनी है, तो उसने 11% ही कवर करी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक जो आर्टिकल्स हैं, फूड आर्टिकल्स हैं, उसके प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं बट वहीं दूसरी ओर दूसरे कॉमोडिटी के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। अब ऐसा कब हो सकता है? मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। मान के चलो अभी ऐसा चल रहा है जैसे बर्ड फ्लू है। ओके, बर्ड फ्लू है तो सभी लोगों को चिकन खाने का शौक़ है। तो मैं कहूँगा एक टर्की होती है, वो भी ऐसे ही बतख टाइप की होती हैं, तो उस पर मान के चल रहे हैं, सपोज उस पर बर्ड फ्लू नहीं हो रहा तो अचानक से टर्की के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं एक रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लोग मुर्गी यानी कि हैन, चिकन नहीं खाना पसंद करेंगे और टर्की पे स्विच हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, अचानक से सिर्फ टर्की के प्राइस बढ़ रहे हैं, बाकी जो दूसरी कमोडिटी है उसके प्राइसेस सेम है। तो ऐसे जो पूरे सिचुएशन को या ऐसी पूरी कंडीशन को इकोनॉमी में अगर आ जाती है तो उसे स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर। क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये एक रेशियो है जीडीपी का एट करंट प्राइस टू दैट ऑफ कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? मैं कहूँगा कभी कभी किसी का बेस ईयर आपने सुना होगा, किसी का बेस ईयर 2011-2012 होता है। अभी हम CPI और WPI में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्क का अभी चेंज किया है 2016, अभी ये देखेंगे ये क्या होता है। पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ करंट प्राइस क्या। अभी जैसे 2021 में ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो करंट प्राइस जीडीपी का 2021 वाला हो गया, ठीक है। सपोज जीडीपी है मान के चलो 1000 करोड़ रुपये, ठीक है। और जो बेस ईयर है यानी कि 2011 सपोज बेस ईयर है, तो 2011 के टाइम में जीडीपी कितनी रही होगी? सपोज मान के चलो 900 रुपये रही है, तो हम कहेंगे इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, 10/9 जीडीपी जो है, तो 1.1 समथिंग जो है जीडीपी डिफ्लेटर, 1.01 टाइप का जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है फिर? जीडीपी एट करंट प्राइसेस टू दैट ऑफ कांस्टेंट प्राइस, तो उसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ओके, जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि 2021 की जो जीडीपी है डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2011 है सपोज इनटू 100, तो उसी को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ओके, इन केस ऑफ इंडिया जैसे WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, बट CPI में सर्विसेज इंक्लूड, गुड्स भी इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड कंजम्पशन भी है, फूड है, क्लोथ है, हेल्थ है, एजुकेशन, ये सब इंक्लूड होता है CPI में, ठीक है। सिंस द डिफ्लेटर कवर द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, इट इज सीन एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिफ्लेटर जनरली क्या होता है, ठीक है, डिफ्लेटर में क्या होता है कि सभी रेंज ऑफ, चाहे वो शिक्षा है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब इंक्लूड करता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हम कह सकते हैं एक मीज़र है, मतलब इससे भी महंगाई मापी जाती है। बट एक्चुअल में आप कहेंगे यार ये WPI CPI का कॉन्सेप्ट क्या है सर? मैं कहूँगा अभी यार लोड मत लो दिमाग में,
अभी मत जाओ, अभी WPI CPI हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो WPI CPI आएगा। अभी अपने दिमाग में मत डालो, मैं अभी अपने नोट्स के बेसिस पे, जो हम डेली द हिंदू के नोट्स PR पब्लिकेशन चैनल में करवाते हैं, है ना, तो उसको अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ फोकस करो महंगाई पे। ठीक है, और बेस इफेक्ट भी मैं तभी बताऊंगा। वैसे बेस इफेक्ट मैंने बता चुका हूं, जैसे बेस इफेक्ट का क्या होता है, 2011 के रिस्पेक्ट में कितना महंगाई बढ़ी है, तो उसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी आज का जो मेजर टॉपिक है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, जिससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन UPSC का फेवरेट पॉइंट है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई में क्या क्या इफेक्ट आता है, महंगाई की वजह से किस पे क्या इफेक्ट आता है। नाउ आज का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, अब देखो, महंगाई के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होते हैं, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोलो या मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे बोलो। आपको कहोगे सर माइक्रो मैक्रो क्या होता है, मैं कहूँगा पहली वीडियो देखो, मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम, यानी कि इसका मतलब होता है एक के में से इनकम दूसरे के में जाना। डिस्टॉर्ट रिलेटिव प्राइसेस में चेंज आना। डिस्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट, डिस्टेबलाइज करती है रोजगार। टैक्स को डिस्टेबलाइज करती है, सेविंग को करती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को करती है। तो ये हमारे महंगाई के, मैं कह सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, महंगाई बढ़ने के या महंगाई से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या किन किन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। 18 या 19 है, एक एक को करके समझते हैं। सबसे पहले ऑन क्रेडिटर एंड डेप्टर, ठीक है, या डेटर। अब क्रेडिटर क्या होता है, जो लोन देने वाला होता है, दैट इज SBI है, PNB है, या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। डेटर कौन होते हैं, डेटर हम होते हैं जो लोन लेते हैं, बोरोवर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है। देखो, इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, रिडिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक के हाथ से दूसरे के हाथ में देना, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर से डेटर्स को चले जाती है, यानी कि लेंडर सफर्स एंड बोरोवर बेनिफिट आउट ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि महंगाई का इफेक्ट क्रेडिटर्स और डेटर्स में क्या पड़ेगा। इस पर जो देने वाला है, मतलब जो पैसे देता है, वो सफ़र करेगा, जो पैसे लेने वाला है उसको घाटा होगा, मतलब उसको फ़ायदा होगा। अब कैसे, देखो इसको मैं वाइट बोर्ड में आपको समझाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, लैंडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने कहा लेंडर्स और डेटर्स। ओके, हमने कहा जब महंगाई होती है इसको सफ़र करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों, सपोज मान के चलो SBI ने लोन दिया, किसको, हर्षद मेहता को लोन दिया सपोज। ठीक है, अब SBI ने हर्षद मेहता को दिए 100 करोड़ रुपए। चलो इतना बड़ी प्राइस नहीं लेते हैं, 100 रुपये दिए, छोटे उसमें जल्दी समझोगे। ठीक है, कितने बेसिस पे दोगे, 9% के रेट पे दोगे। तो यानी कि सपोज इसको 109 रुपये, सपोज ये 100 रुपये दिए, 9% के 1 साल के लिए लोन दिया SBI ने, मतलब जो लेंडर्स है उसने दिया डेटर को, हर्षद मेहता को। तो अब हर्षद मेहता को कितना चुकाना पड़ेगा, 109 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, बैंक ने दिया 100 रुपये, लोन दिया 9% का है, तो 109 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, हर्षद मेहता को, ठीक हो गया। अब देखो 100 रुपये दिए, इनको चुकाने पड़ेंगे 109 रुपये। अब सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन की है, महंगाई की। यानी कि जब हर्षद मेहता ने 1 साल पहले 100 रुपये लोन लिया था, अब हर्षद मेहता को 109 रुपये चुकाने हैं। तो देखो हर्षद मेहता पहले जो 100 रुपये में सपोज 5 किलो चिकन ले लेता था, अब महंगाई बढ़ गई है। अब क्या है, महंगाई बढ़ गई है, तो अब 109 रुपये में भी, अब सपोज पहले 5 रुपये, 100 रुपये का 5 किलो चिकन आता था, अब सेम 1 साल बाद 109 रुपये का भी 5 किलो चिकन ही आता है। तो अब लैंडर को तो घाटा हो गया ना, यानी कि उसने 100 रुपये दिए, उसको क्या लगा था कि यार मुझे 109 रुपये मिलेंगे, मुझे तो फ़ायदा हो गया यार 9 रुपये का पूरा, तो इसको करोड़ों में समझो। ठीक है, अब लेंडर सफ़र करेगा, समझा, मतलब लेंडर ने
100 रुपये दिए थे, उसको 1 साल 109 रुपये मिले, बट उसकी 109 रुपये की सेम वैल्यू अभी 100 ही रुपये है, क्योंकि यार 5 किलो चिकन वो अभी भी ले रहा है, 5 किलो चिकन वो 1 साल पहले भी ले रहा था, ठीक है। और यहाँ पर बोरोवर को फ़ायदा हो जाता है, यानी कि उसने 100 रुपये लिए, 109 रुपये देने पड़े, बट उसका इम्पैक्ट जो एक्चुअल में नॉमिनल वैल्यू देखो बड़ी है, हालांकि ये 100 रुपये ये 109 रुपये है, नॉमिनल वैल्यू जो हमें देखने में वैल्यू लग रही है वो बड़ी है, बट एक्चुअल में उसकी जो रियल वैल्यू है, उससे जो हम खरीद सकते हैं सामान, वो सेम है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लेंडर्स इसमें सफ़र करते हैं, ओके, जो देने वाले हैं, जो लोन देने वाले हैं, वो सफ़र करेंगे, क्योंकि उनको नॉमिनल वैल्यू तो ज़्यादा मिल रही है यार, 100 के बदले उनको 110 रुपये मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में महंगाई ज़्यादा होने से उस 110 रुपये में सेम ही सामान आ रहा है जितना वो 1 साल पहले आता था, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनो, ऑन लैंडिंग। लैंडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? विथ राइज इन इन्फ्लेशन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फील द प्रेशर ऑफ हायर लैंडिंग। अब देखो, जो लैंडिंग वाले हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोन में पैसे चढ़ाने हैं, ठीक है, लोन में पैसे चढ़ाने हैं। इंस्टीट्यूशन डोंट रिवाइज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूशन कभी, जैसे SBI PNB है, वो अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं कभी नॉमिनली बढ़ाते नहीं हैं, जैसे 6% को 8% नहीं कर देंगे, ठीक है। उनमें बस ये प्रेशर होता है कि हायर लैंडिंग हमें करनी है कैसे भी, अभी कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन फॉल्स बाय द सेम परसेंटेज विथ विच इन्फ्लेशन राइजेज। जिस बेसिस पे महंगाई बढ़ती है उस बेसिस पे जो नॉमिनल रेट होते हैं इंटरेस्ट के वो भी घट जाते हैं। अब क्या है इसका मतलब, देखो एक्चुअल में आपको प्रीलिम्स के लिए ये एज इट इज़ खा जाना है, और इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, ओके। देखो पहला क्या है कि महंगाई बढ़ेगी तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हाई प्रेशर होगा, हायर लैंडिंग का। दूसरा, इन्फ्लेशन के टाइम में जो ओनर्स होते हैं वो अपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कभी नहीं बढ़ाते, क्योंकि उसका सेम ही मतलब पड़ जाता है। मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले जो लेंडर्स होंगे ना, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो लेंडर्स को अभी हाई प्रेशर है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग देनी है। जैसे एक को उसने 100 रुपये दिए, 9% में 109 रुपये, बात सेम ही पड़ गई, यानी कि जो 5 किलो चिकन पहले भी आ रहा था अब भी 109 रुपये का 5 किलो। तो अब SBI वाले या PNB वाले ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि सभी लोगों को जो है लोन में पैसा दिया जाए, ताकि बल्क में पैसा है। 109 रुपये ज़्यादा लोग देंगे तो कहीं ना कहीं मैच कर पाएगा, मतलब थोड़ा सा फ़ायदा तो होगा, क्योंकि कम लोगों को होगा तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। बल्क में जब पैसा देंगे तभी उनको फ़ायदा होगा। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो SBI या जो लैंडिंग कंपनीज़ होती हैं उन पर प्रेशर आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें लोन में पैसे चुकाने हैं, ठीक है, चढ़ाने हैं मतलब, ओके। दूसरा, मैंने ये कहा कि कभी भी बैंक वाले अपने नॉमिनल रेट को नहीं बढ़ाते, यानी कि 5% इंटरेस्ट रेट है तो उसको 7 या 8 नहीं कर देते हैं, क्योंकि बात वही पड़ जाती है, बात वही पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, देखो 100 रुपये है तो नॉमिनल रेट बढ़ा के भी, अभी महंगाई है 100 9% है, 9 को 10 नहीं कर देते, क्योंकि महंगाई उतना ही माइनस कर देगी। सपोज मान के चलो किसी इंस्टीट्यूशन ने 10% था, 10 को 12% कर दिया सपोज, ठीक है। और एक्चुअल में जब महंगाई होती है ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि देखो यार, चाहे 100 रुपये है, पहले 110 मिल रहे थे, पर 12% में 112 रुपये मिलेंगे। बट अभी महंगाई की कंडीशन ऐसी है कि यार 100 रुपये में भी अगर 5 किलो चिकन आ रहा है तो 112 रुपये में भी 5 किलो ही चिकन आएगा, ठीक है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो सेम सिचुएशन होती है। तो एक्चुअल में इस समय बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लैंडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाओ, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा देने की ट्राई करो, ताकि क्या आए, ठीक है। अभी डिस्प्ले ऑफ हो गई थी, ठीक है, पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक उस पर सेटिंग में चेंज होगा, वैसे आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है यहाँ पर। तो मैं क्या बात कर रहा था, रुको, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा, अचानक से डिस्प्ले ऑफ हुई तो मुझे लगा ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ। तो ये इस यूट्यूब चैनल की यही खास बात है कि ऐसा लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यानी कि सर पानी पी रहे हैं या कोई भी चीज़ पॉज हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये एडिटेड वर्जन है। जो PR पब्लिकेशन हमारा जो प्राइमरी चैनल है, ठीक है, तो उस पर एडिटेड वीडियो आपको मिलती है, जो आपको जो शो होता है वो फाइनल कट और एडिट वाली वीडियो है, ठीक है। तो चलो, मैं अभी क्या बात कर रहा था, मैं बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा था, अचानक से डिस्प्ले ही ऑफ हुई और मुझे कॉन्सेप्ट ही भूल गया मैं, ठीक है, आपको क्या पढ़ा रहा था करके। ओके, हाँ,
ये पढ़ा रहा था। मैंने कहा 10 से लेके 12%, 10% थी और फिर 12% हो गई। अब ध्यान से सुनना कि बात वही आ रही है कि यार महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि पहले जो 100 रुपये में मिल रहा था, चाहे आप 112 रुपये भी आपके जेब में है तो वही चीज़, और उससे भी कम, इवन अब 5 किलो चिकन यहाँ मिल रहा था, अब 112 रुपये में भी 4 ही किलो चिकन मिलेगा या 3 ही किलो चिकन मिलेगा। ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट है, मैंने अलग अलग डायमेंशन में आप टच कर सकते हो, जितना भी सोच सकते हो इकोनॉमी में सब आप सोचना है। ठीक है, मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, सेटिंग से डिस्प्ले वाली जो जब बंद हो जा रही है उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करता हूँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नाउ आई थिंक ये भी आप समझ चुके हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब हमारी डिमांड बढ़ती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं, ये आपको मैंने सेकंड में जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाया था इसमें पढ़ाया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, फिर डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा आप सबको पता है। जैसे डिमांड बढ़ती है, ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि डिमांड के बेसिस पे, जितनी डिमांड हो रही है उतने बेसिस पे सप्लाई नहीं है। ओके, तो उसके बेसिस पे हायर इन्फ्लेशन जब भी होता है तो सजेस्ट ये किया जाता है कि प्रोड्यूसर से आप क्या करो, अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओ। ठीक है, और इसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट भी तभी भी बढ़ता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। ओके, तो ये है डिमांड में ये फ़र्क पड़ेगा। ओके, ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इसके बेसिस पे ये इंडिकेट किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करो, अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओ। ठीक है, अपने साइड से प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते रहो। इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी महंगाई बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, पर शॉर्ट रन में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, प्रीलिम्स में आपको इसी में फंसाया जाएगा, शॉर्ट रन में क्या है। और कोई भी चीज़ यार लॉन्ग रन में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, लॉन्ग रन में घाटा ही होता है, आप सबको पता है। अगर महंगाई बहुत लंबे समय तक चलेगी तो घाटा ही होगा, है ना। पर शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट जो है वो बूस्ट होती है। अब कैसे, इसके दो कारण हैं। सबसे पहले देखो, हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट्स हायर डिमांड। ज़्यादा इन्फ्लेशन है उसका मतलब ज़्यादा डिमांड है, अभी हमने पढ़ा था। सजेस्ट एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन लेवल। सिंपल सी बात है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना के सोचेंगे। कहने का मतलब, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहला क्या हो जाएगा, यानी कि डिमांड ज़्यादा है कि लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मोटर बाइक खरीदना चाह रहे हैं 3 लोग। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है पर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही मोटर बाइक हैं। अब 2 मोटर बाइक की पहले कीमत 1-1 लाख हुआ करती थी, लोग हैं 3 खरीदने वाले, तो अब 1 लाख, इस मोटर बाइक की कीमत 1 लाख के बदले कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब एंटरप्रेन्योर से क्या चाहेंगे, अलग अलग बजाज है, यामा है, ये लोग क्या चाहेंगे कि मैं अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दूं, तो यहाँ पर बैक एंड में क्या करेंगे, 2-3 बाइकें बना देंगे वो। ठीक है, 2-3 बाइकें बना देंगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा बाइक बनाने में इन्वेस्ट करेंगे। तो समझ गए, तो इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट रन में इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जब हायर इन्फ्लेशन होता है। दूसरा इस वजह से भी होता है, लोअर द कॉस्ट ऑफ लोन। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था कि यार बोरोवर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, बोरोवर्स को जब इन्फ्लेशन होता है बोरोवर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बैंक तो बढ़ाते हैं नहीं, और बोरोवर्स को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, तो वो पैसे लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इन्फ्लेशन से। ओके, नाउ नेक्स्ट है इनकम पे। अब इनकम क्या होता है, चाहे किसी कंपनी की बात करूं या किसी इंडिविजुअल की बात करूं, इनकम पे सेम फ़र्क पड़ता है, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सिंपल है, हालांकि इन्फ्लेशन से नॉमिनल जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी इनकम की, मतलब जो पहले आपको 1000 रुपये मिल रहे थे अब हो सकता है 1500 रुपये मिल रहे हो, बट रियल वैल्यू जो इनकम की वो सेम ही रहती है। बात वही पड़ी, ठीक है, बात वही पड़ी, मैं समझाता हूँ इसको। पहला, अगर महंगाई हो जाती है तो जैसा मैंने सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो आप क्या करते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, बोलते हो बॉस से अपने कि यार महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी बढ़ाओ। बॉस भी कहता है कि ठीक है, 1000 से मैं आपकी सैलरी कर देता हूँ, चलो 10,000 से आपकी सैलरी कर देता हूँ 15,000 रुपये। ओके, पर बात वही आती है कि यार नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ गई है इनकम की, किसी की नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ गई है, 10,000 के बदले आप 15,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, बट एट द एंड हो क्या रहा है कि यार जो पहले 10,000 में मैंने बोला कि सेम, अगर एक चिकन का ही एक एग्जांपल लेता हूँ, आप हर एक डायमेंशन कवर कर सकते हो। जो पहले आप चलो 10,000 में एक बाइक ख़रीद रहे थे,
अब जो बुलेट बाइक आ रही थी 10,000 में, अब उसके बदले 15,000 में स्प्लेंडर बाइक आ रही है। तो कहने का मतलब यार आपकी इनकम तो बढ़ी, महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ी, बट रियल वैल्यू सेम ही रही। बुलेट पहले भी आ रही थी, अभी भी बुलेट ही आ रही है, इवन महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है तो उससे भी कम चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नाउ तो समझ में आया इनकम में क्या फ़र्क पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू तो इंक्रीज होगी बट रियल वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, उतना ही चीज़ें मिल रही हैं। तो इनकम दो तरीके से जो होती है लोगों की बढ़ सकती है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, इन्फ्लेशनरी वही सिचुएशन है, या लोगों की अर्निंग बढ़ जाए बट वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट है ऑन सेविंग। सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक सेविंग वाला हम जो है चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इसकी सेकंड वीडियो थी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। आप सबको पता है जब भी महंगाई होती है तो कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि यार आप अपने हाथ में पैसा रखो। आप यही सजेस्ट करते हैं कि आप बैंक में 100 रुपये हैं तो यार 50 रुपये तो बैंक में रखो ही। ठीक है, तो होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन बिकॉज मनी लूजेज वैल्यू विथ एवरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। वही बात मैंने बोली कि यार आपके पास 100 रुपया है तो आप जब महंगाई होती है तो आप अपने पास 100 रुपये ना रखें, यही सजेशन है। क्योंकि यार 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है, मतलब है तो आपके पास 100 रुपये पहले भी, अब भी हैं, बट यार 100 रुपये में अब उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो पहले मिल रही थी, क्योंकि अब महंगी हो चुकी हैं चीज़ें। आप कोई चिकन खरीदने गए, सपोज आपको ये सब चिकन का ही एग्जांपल दे रहे हो, समझ लो अब जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चिकन का पहले 50 रुपये तो चलो 70 रुपये हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पहले 100 रुपये में क्या कर रहे थे, चलो 60 रुपये का चिकन लेके आ रहे थे, 40 रुपये के आप माजा लेके आ रहे थे, आपको 2 अच्छे से चिकन और माजा आपको मिल गया। अब आप मार्केट जा रहे हो 100 रुपये लेके, महंगाई बढ़ी है, अब चिकन आ रहा है 80 रुपये का, माजा के लिए 20 रुपये कम पड़ गए। आप माजा के बदले क्या बोलोगे, यार पेपर बोट दे दो 10-10 रुपये के, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ आप जो मनी की वैल्यू होती है वो लूज़ हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, रियल वैल्यू लूज़ हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको शू लेदर कॉस्ट भी कहते हैं। आप सबको पता है शू लेदर कॉस्ट क्या होता है, बार बार जूते घिसना, है ना, बार बार जूते घिसना। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज द शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है, अब ऐसा तो होगा नहीं ना, जो मैं जनरली बात करूँगा मिडिल क्लास इकोनॉमी के, अब बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है ना कि यार आप बार बार जाते हैं, आप बार बार जमा करने जाते हैं बैंक में, तो उसके बदले आप एक ही बार जमा कर दें। बार बार ऐसा नहीं होता है कि यार आप वो भी करने जाएं। जैसे मान के चलो आप सब्ज़ी खरीदनी है, तो जो मिडिल क्लास इकोनॉमी सबसे ज़्यादा सफ़र करती है उसमें। ठीक है, क्योंकि यार अगर आप सब्ज़ी खरीदनी है तो आप ऐसा थोड़ी ना बार बार बैंक थोड़ी ना जाओगे ना कि यार मुझे सब्ज़ी खरीदनी है, मैं बैंक से पैसा लाता हूँ। ठीक है, तो जनरली इस पूरे कंडीशन को कभी कभी इससे भी कंपेयर किया जाता है शू लेदर कॉस्ट, यानी कि कभी कभी जो लोग होते हैं अपना बैंक में ही पैसा, मतलब बैंक आना जाना आने जाने में ही अपने जूते घिसते रहते हैं। ठीक है, तो इस कभी कभी इस कॉन्सेप्ट को भी इस समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। ओके, देखो जैसे मैंने बोला शू लेदर कॉस्ट क्या होता है, कंज्यूमर प्रीशियस टाइम अपना बैंक ही विजिट करने में लगा देता है। तो कहने का मतलब है इट मीन्स सेविंग रेट इंक्रीजेज बट दिस हैपन एज शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन द लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी जो है घाटा ही होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट मिल चुका है, यानी कि मैंने क्या कहा, सेविंग में आप अपने पास पैसे ना रखें बल्कि जब महंगाई होती है बैंक के पास पैसे दे दें। हालांकि आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा बट शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा तो होगा, बट लंबे समय में फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, सेविंग रेट बढ़ेगा। ओके, नाउ खर्चे पे ऑन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, बहुत सिंपल है यार, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। सही है, कंजप्शन लेवल फॉल हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे मैंने बोला चिकन का प्राइस जैसे ही 60 रुपये से 80 रुपये होया, चिकन खाना छोड़ दिया आपने। आप कहोगे यार चिकन नहीं, चलो ऑमलेट अंडा चलेगा, चिकन नहीं खाता हूँ, चिकन महंगा हो चुका है। अब मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ प्याज का। प्याज भी ये रियल एग्जांपल है। जनरली एक बार हुआ क्या था, प्याज के प्राइसेस बढ़ चुके थे 1-2 साल पहले, 150-200 तक प्याज चले गया था। आप किसी होटल में जाते हैं, प्याज वाला प्याज नहीं दे रहा।
ठीक है। होटल पे जा रहा है, वो कह रहा है प्याज महंगा हो गया, प्याज नहीं देंगे हम आपको। आप कहते हैं कि यार चिकन राइस लगा दो, ठीक है, पर आप प्याज मांग रहे हो, उससे प्याज नहीं दे रहा उसको आपको, ठीक है। आपके घर में भी कह रहे हैं यार प्याज कम ही खाएं, प्याज की सब्जी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिडिल क्लास जो इकोनॉमी होती है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, चाहे सेविंग में हो या एक्सपेंडिचर में हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो लोगों का कंजम्पशन लेवल गिर जाता है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें उतना ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरी बात, इन्फ्लेशन मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ मनी, फाइनेंस बेनिफिट टू बोरोवर्स। वही चीज़ें बेनिफिट करेगी बोरोवर को, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, और उसी को इन्फ्लेशन प्रीमियम भी कहते हैं। ये भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है और इन्फ्लेशन प्रीमियम का ये टर्म है, ठीक है, जिसको आप इसी से एक्सपेंडिचर से समझ सकते हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, बोरोवर को ज़्यादा फायदा होगा, और इसी टर्म को या उसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है टैक्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। टैक्स में कहूँगा यार, टैक्स में जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ेगा। आप कहोगे हैं ये कैसे? मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ। मैं कहूँगा सपोज पहले एक टॉफ़ी थी 10 रुपये की आ रही है, अब महंगाई होकर उस टॉफ़ी की कीमत हो गई है 15 रुपये। अब मैं कहूँगा इनडायरेक्ट टैक्स टॉफ़ी में सपोज 2% लग रहा है, ठीक है, चलो 1% लग रहा है, ठीक है, अब 15 रुपये हो गई महंगाई। इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी 1% लग रहा था, अभी भी 1% लग रहा है, बट 10 रुपये का 1% आपको मान के चलो, मैं कैलकुलेशन उतनी कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको मान के चलते हैं 10 रुपये का 1% सपोज 1 रुपया होता है, सपोज रैंडम है, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा। वहीं 15 रुपये का जो इनडायरेक्ट टैक्स 1% होगा वो 1 रुपये से ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं 1.2 है, 1.5 है। तो कहने का मतलब क्या है कि यार महंगाई बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट टैक्स भी तो बढ़ेगा, है ना। तो पहला है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, एड वैलोरम, मतलब अपनी वैल्यू ऐड करता है। इंक्रीज प्राइसेज ऑफ गुड्स मेक टैक्स पेयर टू पे इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेज, जैसे सिन वैट होता है, वैट होता है भारत में, ओके। और वैसे ही यार डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ेगा। आप कहोगे यार ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स तो सर आपने समझा दिया कि यार टॉफ़ी की कीमत में 1% इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, तो 10 से 15 हो गई है, तो हमें ज़्यादा पैसा देने की अब ज़रूरत पड़ेगी। आप कहोगे यार डायरेक्ट टैक्स की बात कैसे कर रहे हो सर? मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँगा, मैं एक एग्जांपल यही दूंगा कि 10,000 की नौकरी है, 10,000 की नहीं, 3 लाख की नौकरी है, 3 लाख की नौकरी है पर मंथ। और अब क्या हो रहा है, आप ऑफिस में महंगाई बढ़ गई, आप कह रहे हो सर नहीं यार बॉस से अपने कि 3 लाख नहीं, अब मुझे थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो। बॉस आपकी सैलरी 5 लाख तक बढ़ा दे रहा है, क्योंकि बॉस को भी पता है 5 लाख में भी उतना ही सामान आ रहा है और 3 लाख में भी उतना ही सामान आ रहा है, ओके, जो पहले 3 लाख में सामान आ रहा था, ठीक है, 1 साल पहले। अब आप कहोगे यार अभी भी 3 लाख में सेम ही सामान आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले 3 लाख में सेम सामान आ रहा है, अब 1 साल बाद महंगाई बढ़ चुकी है, 5 लाख में जो 1 साल पहले सामान आता था वो अब 5 लाख का मिलता है, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी लोग रिलेट करोगे। समोसे पहले आप खाते थे 2 रुपये का था 10 साल पहले, अब समोसे 10 रुपये का हो गया है, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो 10 रुपये का है, ठीक है। तो कहने का मतलब समोसा सेम है। अब बात करोगे कुछ एयर की, तो पहले जो 2 रुपये की चीज़ मिल रही थी वही चीज़ 10 रुपये की, यानी कि नॉमिनल वैल्यू तो पैसे की चेंज हो गई, बट उसकी रियल वैल्यू घट गई है। पहले 2 रुपये की जो चीज़ आती थी वही 10 रुपये की चीज़ आती है अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब अब लोग क्या करते हैं कि 3 लाख है, ऑफिस वाला कहेगा यार सर मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो अब वो 5 लाख कर देगा। अब 5 लाख कर दिया तो सिंपल सी बात है ये टैक्स ब्रैकेट में आ गया ना, या अभी इसको डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आप डायरेक्ट टैक्स के स्लैब में भी आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी आपका बन जाएगा, यानी कि आप टैक्स स्लैब में भी आ सकते हो, ओके। ठीक हो गया, ये तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे या घाटे बता दिए कि यार कितना इम्पैक्ट करेगा, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, दोनों ही बढ़ेंगे, ओके। अब मैं कहूँगा सरकार में क्या फ़र्क पड़ रहा है। सरकार बहुत सिंपल है, अब जो हमारी सरकार होती है ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नॉमिनल वैल्यू तो उसकी टैक्स रेवेन्यू की बढ़ जाती है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में उसको पैसा मिल रहा है और आपको डायरेक्ट टैक्स में भी सरकार को पैसा मिल रहा है। पर आप सबको पता है
सरकार को उतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि यार नॉमिनल वैल्यू तो सरकार की बढ़ रही है कि यार सरकार कहेगी यार मेरे पास टैक्स तो इस बार भर भर के आया, बट एट द एंड सरकार को भी पता है यार नॉमिनल रियल वैल्यू तो सेम ही है, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इवन और ज़्यादा घाटा भी हो जाता है, क्योंकि सरकार को उस समय पैसा नहीं मिलता, सरकार धीरे धीरे डिले में सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, ठीक है। बट एट द एंड मैं कहूँगा सरकार को फ़ायदा कब होता है, जब, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मैं कहूँगा बोरोवर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सरकार ऐसा नहीं होता, सरकार ऐसा कभी कभी क्या करती है, सरकार किसी से लोन भी लिए रहती है, तो सरकार एज ए बोरोवर अगर होगी तो सरकार को बेनिफिट होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा, ओके। तो हमारा नेशनल डेप्ट कितना है या डेट कितना है, नेशनल डेप्ट नहीं कहो, नेशनल डेट कहो, नेशनल डेट जितना होगा उस बेसिस पे सरकार को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने कहा महंगाई अगर बढ़ती है तो जो पैसे लेने वाला होता है, जो बोरोवर होता है, उसको फ़ायदा होता है, ओके। तो ये भी हमने पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सिंपल है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो करेंसी जो इकोनॉमी होती है वो डेप्रिशिएट होती है, ठीक है, करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो घट जाती है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट में मतलब क्या होता है कि करेंसी जो है डेप्रिशिएट होती है, ओके। जो पहले $1 सपोज़ 60 रुपये का था, अब $1 वही हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो करेंसी की वैल्यू हमारी डेप्रिशिएट हो जाएगी, मतलब करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ओके। एक्सपोर्ट में क्या फ़ायदा पड़ेगा फिर, एक्सपोर्ट में क्या होता है, देखो, विथ इन्फ्लेशन एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑफ एन इकोनॉमी गेन्स कम्पिटिटिव प्राइसेस इन द वर्ल्ड मार्केट। हालांकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना, जो वॉल्यूम होता है वो एक्सपोर्ट का वो तो बढ़ता है, बट जो वैल्यू होती है एक्सपोर्ट की वो घट जाती है। कहने का मतलब क्या है, देखो सपोज $1 है 70 रुपये का, अब हम कहेंगे कि यार इन्फ्लेशन हो गया और वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है, वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो उसी के बेसिस में इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो जो वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का वो तो बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको बड़ा देखने को मिलेगा, बट जो वैल्यू होगी एक्सपोर्ट की वो कम होगी, वैल्यू मतलब जो इनकम आ रही है वो कम होगी, ठीक है। तो 10 हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट सिर्फ जो है एक्सपोर्ट इनकम जो बढ़ेगी इकोनॉमी की, बट उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। बट मैं इसको आपको एक वाइट बोर्ड में समझाता हूँ। देखो हमने कहा है एक्सचेंज रेट में जो है करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, यानी कि पहले हम कह सकते हैं सपोज $1 की वैल्यू 70 रुपये है, $1 की वैल्यू क्या है 70 रुपये, अब महंगाई बढ़ गई, अब $1 की वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपये, ठीक है, $1 की वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपये, तो हम कहेंगे यार डेप्रिशिएट हुआ या नहीं, पहले जो $1 की वैल्यू 70 रुपये थी, अब हमारी $1 की वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपये, तो हम कह सकते हैं हमारी जो इकोनॉमी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी खस्ता हालत हो रही है। तो पहले अगर आप देखेंगे $1 इक्वल टू 1 रुपया हुआ करता था, ठीक है, 1 रुपया, धीरे धीरे हमारे पास लोन है, डेट चढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई, रिफॉर्म्स हुए, तो $1 इक्वल टू बात करेंगे तो अभी हमारा 70 से लेके $1 इक्वल टू 80 हो गया, ओके, एक एग्जांपल है। तो हमने कहा एक्सचेंज रेट हमारी जो वैल्यू होती है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट करती है। अब एक्सपोर्ट में क्या होता है, मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, कैसे, कहने का मतलब क्या है कि सपोज हम एक देश से, भारत से, अपने भारत देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, कितने, यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज हम $5 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें चलो $1 का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हमें इसके बदले कितने रुपए मिलेंगे 70 रुपये मिलेंगे, बट अब इसके बदले हमें कितने रुपए मिलेंगे 80 रुपये मिलेंगे, $1 के बेसिस पे समझा रहा हूँ। हम कहेंगे एक्सपोर्ट इनकम तो बड़ी है, बट उसकी जो रियल वैल्यू है 80 रुपये में फ़ायदा ही क्या, हम अगर ये बंदा 80 रुपये में सामान लेने जाएगा तो उसका रॉ मटेरियल तक नहीं आएगा। तो एक्सपोर्ट इनकम बड़ी है, बट एट द एंड उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और इम्पोर्ट में कैसा होगा, उसी का उल्टा हो जाएगा। मैं कहूँगा इम्पोर्ट में तो हम चीज़ें और ख़रीदनी बंद भी कर देते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट इनकम तो बढ़ जाती है, ठीक है, वॉल्यूम जो है एक्सपोर्ट का वो बढ़ जाता है, बट जो वैल्यू होती है एक्सपोर्ट की वो कम हो जाती है, ओके। नाउ उसके बाद इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट में कभी कभी जब हम महंगाई हो जाती है तो हम इंपोर्ट में ज़्यादा जो है इंपोर्ट करते भी नहीं है, दूसरे देशों से सामान नहीं खरीदते हैं,
पर जनरली ये हमें तब जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जब हमें ऑयल ख़रीदना होता है, जब महंगाई बढ़ जाती है बट हमें ऑयल नेसेसरी है, टेक्नोलॉजी है, दवाइयाँ खरीदनी ही पड़ती है, तब जो इकोनॉमी होती है उसको फ़ायदा नहीं होता। इकोनॉमी डज नॉट गेट दिस बेनिफिट। ओके, इससे फ़ायदा नहीं होता, क्यों यार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको तो हमें ख़रीदना पड़ेगा ही ना यार, चाहे कितनी भी महंगाई हो। तो इम्पोर्ट हालांकि हमारा हमारा जो है कम हो जाता है, बट एक्चुअल में कभी कभी घाटा भी हो जाता है हमें। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड बैलेंस में। देखो, ट्रेड बैलेंस में महंगाई बढ़ने से डेवलप्ड कंट्री को तो फ़ायदा होता है, क्योंकि यार यूएसए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ना। जनरली टेक्नोलॉजी, दवाइयाँ वो जनरली खुद ही बनाता है और कुछ ही जेनेरिक मेडिसिन वो लेता है। यानी कि डेवलप्ड कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। जो आत्मनिर्भर अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, फ़ायदा रहता है उनको, ठीक है, फेवरेबल है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इन्फ्लेशन से अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अभी मैंने बताया, क्योंकि यार भारत को दवाई है, टेक्नोलॉजी तो दूसरे तेल दूसरी कंट्री से लेना ही पड़ेगा, तो वो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं करेगा, खस्ता कर देगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस कंपलसरी इंपोर्ट विच बिकम कॉस्टलियर ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब क्या होगा, हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको खरीदनी ही पड़ती हैं, तो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, आप सबको पता है, महंगाई बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है शॉर्ट रन में, मतलब छोटे से समय में। फिलिप्स कर्व का डायरेक्टली आप इसे बोल दो, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कम मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व में ऑलरेडी ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। बट ये शॉर्ट रन में फ़ायदा करता है, बट लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ यार महंगाई 2-3 सालों तक चलेगी तो वो तो घाटा ही करेगी, है ना। शॉर्ट रन में फ़ायदा करती है, क्यों, इन्फ्लेशन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, एट द एंड जो प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है तो मशीनें चलानी पड़ेंगी, मशीनें चलानी है तो फैक्ट्री को लोगों को हायर करना पड़ेगा। ओके, वेजेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, वेजेस आप सबको पता है, लोगों की तनख्वाह के बारे में बात कर रहा हूँ। वो ये ऑफिस का सीन याद करो। ऑफिस का सीन कैसे याद करोगे, कि ऑफिस में लोग हैं 10,000 की सैलरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार बॉस हमारा महंगाई बढ़ चुकी है, सैलरी बढ़ा दो सर, 10,000 से 15,000। फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ जा रही है, बट रियल वैल्यू तो गिर जाती है ना। बात वही आती है, वेजेस में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यार जो पहले 5 किलो चिकन खरीद रहे थे वो भी 5 किलो चिकन ही आता है उस चीज़ में, ठीक है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड कम मतलब यार महंगाई होगी, यार 15,000 की सेम चीज़ें मिल रही हैं जो 1 साल पहले मिल रही थी 13,000 में। ओके, तो वेजेस में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, इन्फ्लेशन एज ए न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट होता है, बट इन द शॉर्ट रन दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड, द इकोनॉमी एज ए होल गेट्स अफेक्टेड। सेल्फ एम्प्लॉयड वही है यार, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है शॉर्ट रन में। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना सब इकोनॉमी के बारे में ही तो पढ़ लेते हैं। ऑल द सेगमेंट डिस्कस्ड अबव बिलोंग टू इकोनॉमी, ठीक है, बट वही चीज़ है। तो अभी जितना हमने 15 सोल पढ़े वो इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है। वही फिर एग्जाम्पल दिया गया है न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह का। भारत में इन्फ्लेशन 2 तरीके से मेज़र किया जाता है, एक सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसको अपने नोट्स के बेसिस पे समझाता हूँ, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं लेक्चर। ओके नाउ अब देखिए, जो भी हमारे ईयरली प्लान में है, आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम में सर्च करना है डब्ल्यूपीआई सीपीआई। आपको ये प्राइवेटली करंट नोट्स मिलेगा, आप इसको ओपन करेंगे। अभी तक हमारे कुछ 6-7 महीनों में हमने, हमारा ये दूसरा ग्रुप भी है, तो करीबन करीबन 800 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं, ठीक है। जो अफोर्डेबल प्राइसेस है पूरा उसमें देखो। अब मैं कहूँगा इन्फ्लेशन इन इंडिया के हमने नोट्स भी दिए हैं जो रमेश सिंह से अच्छे हैं और अच्छे वे में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इन्फ्लेशन भारत में अभी तक देखो, हमने 2-3 चैप्टर में महंगाई क्या होती है, क्या टाइप होता है, इफेक्ट्स, ये सब पढ़ा। अब बात करते हैं महंगाई कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, हमारे भारत में महंगाई मापने के लिए 2 चीज़ें यूज हो सकती हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। ओके, अब मैं थोड़ा सा ये जो नेट है वो ऑफ कर देता हूँ ताकि जो कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डिस्टर्ब ना करें। तो देखिए होगा क्या, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। सबसे पहले डब्ल्यूपीआई बताता हूँ। जनरली इसको भी यूज़ किया जाता था
इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, WPI को पब्लिश करती है। ओके, तो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी होलसेल होता है ना, थोक विक्रेता, आप सबको पता तो है। आप कोई चीज़ आप दुकान पे जाते हो तो थोक में थोड़ी ना लेते हो ना सामान। आप कहते हो यार चाय पत्ती दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता कि पैकेट ही पैकेट आप घर ले जाते हो, नहीं होता ना ऐसा। आप एक पैकेट बोलते हो। तो इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसको जनरली इसलिए भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जनरल पब्लिक डज नॉट बाई प्रोडक्ट एट होलसेल प्राइस, इतने में नहीं खरीदते। हालांकि बेस ईयर याद कर लो, इसका पहले 2004 था, अब 2011-2012 हो गया। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं कहूँगा WPI के बेसिस पर अगर कोई होलसेल के बेसिस पर महंगाई माप रहा है, तो अगर 2011 में सपोज एक चाय पत्ती की जो कीमत है 100 रुपये है, टाटा चाय मान के चलो या ताजमहल मान के चलो। अब 2021 चल रहा है, उसी की कीमत 150 है, तो महंगाई सब बोलेंगे कितनी हो गई? 50 रुपये हो गई। ठीक है, तो बेस ईयर ये है। और सबसे बड़ी बात इसका घाटा ये है कि ये सर्विस को इंक्लूड नहीं करता। ओके, नाउ दूसरी मेथड क्या है? CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि सरकार कौन सी मेथड यूज करती है। ठीक है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत सिंपल है। तो ये रिटेल बायर के बेसिस पे मापी जाती है। जनरली इसमें गुड्स भी इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। और इसमें 4 तरीके के मेज़र किए जाते हैं, 4 टाइप के होते हैं: इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर और रूरल अर्बन कॉम्बाइंड। ठीक है, तो 4 तरीके से CPI मापी जाती हैं। एक चीज़ ये याद रखना कि रूरल अर्बन कौन पब्लिश करता है, ये ऑलरेडी जो हमारी UPSC है वो क्वेश्चन बना चुकी है। देखो, आउट ऑफ दिस फर्स्ट 3 कंपाइल्ड, कौन कंपाइल करता है? देखो, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर, इनको कंपाइल करता है। आप इसको पढ़ो, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, देखो मैंने कहा 3, पहले के 3 इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर, रूरल लेबरर, इसको पब्लिश करता है या कंपाइल करता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो चौथा है रूरल अर्बन, इसको कंपाइल करता है CSO या NSO आप कह सकते हो। ठीक है, और इसका बेस ईयर है 2012। ओके, अब मैं कुछ फैक्चुअल बताता हूँ जो UPSC में CPI और WPI इसी वर्ष आया था। ठीक है, CPI और WPI आप देखो 2020 में इसी वर्ष पूछा गया है, UPSC प्रीलिम्स 2020 में। फैक्चुअल क्या है? देखिए, WPI और CPI में अलग अलग आर्टिकल्स को, फूड कमोडिटीज़ को या दूसरी कमोडिटीज़ को अलग अलग जो है वेटेज दिया गया है। जैसे मैं कहूँगा फूड है, फ्यूल है, मैन्युफैक्चरर आइटम्स हैं, इनको अलग अलग जो है वेटेज दिया गया है। अगर बात करूँ फूड को वेटेज किस में ज़्यादा दिया गया है? फूड को वेटेज ज़्यादा दिया गया है CPI में। वेटेज CPI में फूड का कितना है? 46% तक है। WPI में सिर्फ 24% तक है। ठीक है, ये फैक्चुअल है, ये याद रख लेना थोड़ा सा। रिसेंट अपडेट क्या है? CPI का जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है वो 2016 हो गया है उसका बेस ईयर। ठीक है, ये भी है। CPI और WPI में अंतर क्या है? देखो, WPI ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पे और CPI ट्रैक करता है कंज्यूमर लेवल पे। दोनों ही जनरली प्राइस बताते हैं, बट अगर आप बात करें दोनों के वेटेज जो होते हैं, देखो 2 इंडेक्स डिफर इन वेटेज जो असाइन किए जाते हैं ना, फूड आर्टिकल्स, फ्यूल और मैन्युफैक्चर आइटम्स अलग अलग वेटेज दिए गए हैं। मैं बात करूंगा जनरली फूड के बारे में पूछा जाता है, तो फूड का वेटेज 46% CPI में ज़्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू WPI। ओके, WPI जो है सर्विसेज कैप्चर नहीं करता, CPI करता है। 2014 में हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने CPI को महंगाई मापने के लिए यूज़ किया था 2014 में ही ऑप्ट कर लिया था। तो यानी कि 2014 से हम CPI का यूज़ कर रहे हैं महंगाई मापने के लिए पूरे भारत में। ठीक है, अब ना यहाँ पर इंक्लूड तो नहीं किया। अब रमेश सिंह ओपन कर लीजिए, उसको मैंने PDF में इंक्लूड नहीं किया। 7.20, ठीक है, जिसके बाद लेटेस्ट एडिशन है 12th एडिशन, उसको पता होगा। पेज नंबर 7.20, वहाँ पर कुछ कमेटी दी है जिनको नहीं, जिसके पास बुक नहीं है, मैं इसको PDF में इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अगर कोई बोलेगा चक्रवर्ती कमेटी, ठीक है, रंगराजन की कमेटी और तारापुर कमेटी, ठीक है, 3 कमेटी के बारे में बता रहा हूँ। चक्रवर्ती कमेटी, रंगराजन की कमेटी और तारापुर कमेटी, ये किसके लिए? इन्फ्लेशन से रिलेटेड है ये तीनों कमेटी। ठीक है, ये बता देता हूँ। उसके बाद आपको देखो पेज नंबर 7.22, ठीक है, 7.22 PPI के बारे में बताया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स,
ओके, ये और सर्विस प्राइस इंडेक्स। अब ये इतने कॉमन, मतलब उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। जनरली प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रोड्यूसर लेवल पर जो जो चेंज होते हैं उससे पीपीआई कहते हैं। पर पीपीआई के एक खास बात बता देता हूँ, पीपीआई में क्या है वो आप लिख लेना। देखो पीपीआई में क्या होता है, बेसिक प्राइसेस ही जो है इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँगा, जैसे मुकेश अंबानी अपने फैक्ट्री में कोई 100 रुपये की चीज़ बना रहा है। अब उस पर क्या होता है, सरकार टैक्स लगा के, ठीक है, सरकार टैक्स लगाएगी, फिर मुकेश अंबानी उसको ट्रक से कहीं भेजेगा, तो इन सब को जोड़ के उस 100 रुपये की कीमत सपोज 120 तक पहुंच जाती है। बट पीपीआई में 120 वाला कैलकुलेट नहीं किया जाता, बेसिक प्राइस इंक्लूड किए जाते हैं। तो पीपीआई का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो टैक्सेज हैं, ट्रेड मार्जिन है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो एक्सक्लूड करके जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो पीपीआई में यही है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या है वो बता देता हूँ। 2007 में स्टार्ट किया था मुंबई में, और इसमें सभी जनरली पूरे भारत की सिटीज़ को नहीं, कुछ कुछ 50 से ज़्यादा सिटीज़ को लिया जाता है। उस पर वही है, होम लोन कितना देना चाहिए तो कंपेयर करके बताया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट था पीपीआई। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे अगले जो हमारा जो लेक्चर आएगा, मे बी वो सुपर 50 के लिए ही हो। ठीक है, मे बी मैं हम फ्री लेक्चर में इसे अपलोड कर दें। बट अगर आपको जितनी भी चीज़ें हैं, कंप्लीट इकोनॉमी है, कंप्लीट जो रमेश सिंह की क्लासेस हैं, पॉलिटी की क्लासेस हैं, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया है, जितनी भी रेफरेंस बुक आप सोच सकते हैं 6 से 7, वो सब हम आपको सुपर 50 बैच में देते हैं और डिस्काउंट प्राइस के साथ। आपको कॉल करनी है 7505134891, या आप मैसेज कर सकते हैं इसी में व्हाट्सएप। हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपके लिए बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस भी देंगे। तो अगला जो चैप्टर है उसके लिए वेट कीजिए, जिसमें बिजनेस साइकिल में हम पढ़ लेंगे डिप्रेशन। वैसा डिप्रेशन नहीं, ठीक है, इकोनॉमी का डिप्रेशन। रिकवरी है, बूम है, रिसेशन है, ग्रोथ रिसेशन है, डबल डिप रिसेशन है। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं अब 2-3 मिनट में समझा दूंगा। अगली वीडियो में भी 20-30 मिनट की होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।